और उसके बाद मैंने वो पोइट्री पढ़ी, मैंने कहा वो बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़े हुए तो लोगों ने बोला स्टेज फियर होता है, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे नहीं रहा। इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ हासिल किया, घमंड नहीं आया? मैम मुझे ना बहुत खराब लगता है बॉलीवुड। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, पद्मश्री मुझे बहुत ऐसे आसानी से मिल जाएगा। 22 से 26 साल की जर्नी, क्या क्या हुआ आपके साथ? हिमाचल में मेले होते थे तो उनको एक लड़की पसंद आई, उनके लिटरेचर को जलाया गया था। पापा की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मुसीबत में भगवान काम नहीं आते, मुसीबत में दोस्त काम आते हैं। भगवान नहीं आते? इतना काबिल नहीं समझता खुद को कि मैं भगवत गीता खोलूंगा और बैठ के पढ़ूंगा और समझूंगा। तुमको अभी अक्ल नहीं है, 20 साल के पहले ये करो। जो इंसान नाकामयाब है ना मैम जिंदगी में, उसने जिंदगी ज़्यादा देखी है। आपके साथ बहुत बुरा हो, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ हो, आपको सुबह उठना है, काम करना है। कब ये चीज आपके अंदर आई कि मुझे लिखना अच्छा लगता है? एक दिन सितारे बनेंगे, मैं नहीं हम सारे बनेंगे। अंधेरों से जाके कह दो, नजरों के सबसे खूबसूरत नज़ारे बनेंगे। मैं नहीं हम सारे बनेंगे। कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, पोइट्री ही करनी या मुझे पॉडकास्ट ही करना? नमस्कार। आपने तो ये सुना होगा कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आनंद पिक्चर का डायलॉग है, लिरिक्स भी अच्छे थे। आज हमारे साथ ऐसे ही एक गेस्ट जुड़े हैं जो ये कथन साबित करते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। खुद बहुत छोटे हैं, बिल्कुल एक बच्चे जैसे, लेकिन उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। लिरिसिस्ट हैं, एक्टर हैं और अपना टॉक शो भी चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जिनकी वजह से वो लोगों के दिल को छूते हैं कि वो एक कवि हैं। ही इज अ पोएट। सो ऑन दिस नोट लेट मी वेलकम दिव्यांश राणा टू डॉग डायरीज। नमस्ते हेलो मैम, दिव्यांश। कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे, बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग ऑन डॉग डायरीज। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे बुलाया और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। मजा आया मुझे तो बहुत। हाँ। अभी तो Yes, हमारा ma'am. शो शुरू Yes, हुआ है ma'am. दिव्यांश, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस शो की शुरुआत एक पोइट्री से करिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। मैम एक पोइट्री है मेरी कि एक दिन सितारे बनेंगे, एक दिन सितारे बनेंगे, मैं नहीं हम सारे बनेंगे। और अंधेरों से जाके कह दो, अंधेरों से जाके कह दो, नज़रों के सबसे खूबसूरत नज़ारे बनेंगे। एक दिन सितारे बनेंगे, क्या बात मैं है, नहीं हम सारे बनेंगे। अमेजिंग। पोइट्री में भी इट्स लाइक यू हैव डन इट फॉर एवरीवन। करेक्ट मैम। और मतलब मेरे को पापा हमेशा बोलते रहे कि बेटा लाइफ में ना मैं कभी कामयाब नहीं होता इंसान, हम कामयाब होते हैं। 100%। इसी बात पे लेट अस टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड। ठीक है, हमारा शो वैसे ही है कि हम क्या करते हैं अपने शो में, जो भी आते हैं हमारे गेस्ट, जो हमारे हीरोज होते हैं, हम उनको उनके बचपन में ले जाते हैं, फिर उनको पूरी उनकी ज़िंदगी उनके साथ चलते हैं ताकि हम वो इंस्पिरेशन देखें। क्योंकि आपने वो इंस्पिरेशन एक बहुत यंग एज में पा ली है। लोगों को जब मैंने अपने शो पे बुलाया और उनके साथ बैठी तो कोई कोई 40 इयर्स, कोई 30, कोई 50 ऐसे हैं, लेकिन यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज सो यंग एंड यू नो यू आर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। छोटी सी बात है, हम आपका जो सोशल हैंडल देखते हैं तो जब भी यू राइट समथिंग देयर ना, माई पीपल, माई टीम एंड स्पेशली मी, हम मतलब यू नो व्हेन वी सी इट आई सेड माय गॉड, it feels that it's not written by such a young person. It feels that the person has really, you know, gone into depth of that thing. मैम मुझे ऐसा लगता है कि 95% इमोशन ना दुनिया में सबके सेम होते हैं जी। बस कोई वो 40 में फील कर रहा है, कोई 20 में फील कर रहा है, और शायद कभी ऐसा होगा कि जो मैं 40 में ना फील करूँ वो किसी बच्चे ने 18 में फील कर लेंगे। तो इमोशन सबके सेम है, सबको कभी ना कभी बुरा लगता है, कभी ना कभी अच्छा लगता है। तो हाँ, बस ये कि उनकी जो बातें हैं उनको आप जितनी सिंप्लिसिटी से लोगों तक पहुंचा दोगे तो वो लोग आपको पसंद करते हैं। और इंस्पिरेशन जैसा कुछ नहीं होता मैम, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में आप काम करने आए हो और काम करो, सुबह उठो, काम करो, बस यही लाइफ है, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। हम आपकी लाइफ एक्सप्लोर हाँ। करते हैं। लेट अस टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड। ठीक है, आपको कब से कोई चीज़ याद है? जैसे हम जैसे बच्चे होते हैं, 2 साल तो याद नहीं होता, 3 साल नहीं होता, कौन से एज से आपको याद है आपकी कोई चीज़ मैम मेरे को 2 साल में मतलब याद था? थोड़ी बहुत 2 या 3 साल में मेरे को हल्की हल्की झलक ना दादी की है अपनी, तो मैं मतलब कि बस एक झलक है। मैं दादी ज़्यादा जी नहीं पाई थी और मैं बहुत लकी हूँ। ऐसे मेरे गांव में लोग बोलते हैं कि मेरा गांव कहाँ का है? मेरा उत्तराखंड में एक जगह है टिहरी गढ़वाल, वहाँ पे उप्पू सिराई करके गांव है। ओके। तो
उप्पू मेरी मम्मी का गांव है, सिराई मेरे पापा का गांव, आसपास के ही 2 गांव हैं। तो वहाँ के लोग उन गाँव को हमेशा साथ में ही नाम लेते हैं, उप्पू सिराई। उप्पू सिराई, हाँ ऐसा कुछ एक प्यारा सा गांव है जी। हाँ, तो हल्की झलक मेरे को दादी की है। और मेरा मुंडन नहीं हुआ क्योंकि मेरे पहले जो बाल हैं वो दादी के साथ ही चिता में दे दिए थे। तो कहते हैं कि बहुत लकी होते हैं ऐसे बच्चे, हमारे वहाँ पे मानते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का एक वो भी है कि मैं बचपन से ही बहुत ब्लेस्ड हूँ लाइफ में ऐसे। तो एक वो हल्की झलक है मेरी कि कौन सी पहली मेमोरी ऐसी है आपकी जो आपको आज भी जब आप याद करते हो तो या तो आपको हंसी आती है या आपको बहुत दिल से छू जाती है वो बात, बचपन की मेमोरी? मेरा बचपन एकदम मोगली जैसा रहा है। मोगली जैसा? हाँ, तो मैं लाइफ में मेरे को पहाड़ों पे, मेरे को पेड़ों पे चढ़ना आता है, मुझे जो घास काटना होता है वो आता है मुझे। मैंने अपनी बुआ के साथ वो भैंस का वो दूध निकालते हैं वो देखा है। तो कहाँ पर रहते थे? वहीं पे रहते थे? कितने साल रहे आप? मैं 16 साल चंबा करके एक जगह है वहाँ पे। हाँ, चंबा पता है। तो मैं 16 साल चंबा में रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल मतलब कितने धरती से जुड़े हुए, एकदम मोगली वाली जिंदगी। अच्छा। हाँ, तो फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे एक बड़े भैया हैं, छोटी बहन है और मम्मी पापा हैं। और अभी भाभी है। तो आप बीच के बच्चे हो? हाँ, मैं एकदम वो वाला बच्चा हूँ कि काम बाहर के काम करने के लिए बड़ा भाई है और छोटे मोटे काम करने के लिए छोटी बहन है। तो बीच में एक वो रहता है ना कि ऑर्डर दे के काम कर सकते हो आप। चलिए उस मेमोरी पे आते हैं। क्या आपको मेमोरी याद है अपनी पहली लाइफ की? आपका आई एम टेकिंग यू बैक टू चाइल्डहुड। सो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर? मेरे साथ पता क्या होता है, जब ऐसे कोई सवाल पूछता है ना उस टाइम पे मैं फर्स्ट कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट हाँ, टेक योर टाइम। हाँ, कुछ ऐसा बहुत अच्छी यादें होंगी। मैं बहुत फालतू काम किया, मैं लिटरली बता, हम लोग ना बोर होते थे, हम लोग बंदर भगाने जाते थे। इतनी बोरिंग बात है। तो हम क्या करते थे कि जैसे बंदर आ गए ना तो उनको भगाने जाना है हम लोगों को पहाड़ों पे। और फिर जाओ फिर क्या होता था, उनका झुंड बन जाता था 40-50 बंदरों का। फिर वो हमारे पीछे भागते थे, फिर हम वापस घर भागते थे, फिर हम बंदर भगाने जाते। और लिटरली ऐसे टाइम वेस्ट करते थे हम 7-8 साल में। और कई बार लोग बोलते हैं कि दिव्यांश फिट है लाइफ में बाकी लोगों से। तो हमारे जहाँ पे चंबा था वहाँ पे ITBP करके इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो वो इतना बड़ा दलिया का ग्लास देते थे सुबह रनिंग, जब वहाँ पे वो आर्मी कैंप वाले रनिंग करते थे। तो इतना बड़ा, वो इतना टेस्टी होता था, उसके चक्कर में हम लोग रनिंग करने जाते थे। और मैं रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर भागता था। अच्छा, सिर्फ उस दरिया एक ग्लास मिल जाए दलिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, जब हम लोग ये स्कूल कॉम्पिटिशन हुए तो हम भाग रहे थे, तो मेरे को फर्स्ट आ रहे हम लोग, सेकंड आ रहे हम लोग, और ये स्टेट लेवल तक। मेरे को यार ये क्यों हो रहा है? फिर समझ आया रहे दलिया के गिलास के चक्कर में हमने जो इतनी प्रैक्टिस कर ली उसकी वजह से। तो ऐसे से लाइफ निकला। और अभी हम चलते हैं। अभी आप 7-8 साल के हैं। हाँ। जो आप अभी कविताएं लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, और जो आप काम करते हैं, तो ये चीज बचपन से आपको शौक था 7-8 साल? लेकिन आपने जैसे बताया कि आप बंदर के पीछे भाग रहे, तो मुझे नहीं लगता तब आपने कोई पोइट्री का सोचा होगा। मैम, मुझे ना एक कूल बनने की बहुत आदत थी पहले बचपन में। एक जो बेफालतू के कूल बच्चे होते हैं ना, तो ये क्या करो, कुछ नया करो। तो मैं इंस्टाग्राम पे ना, कोई वेबसाइट होती थी आई थिंक, तो मैं सारे पोइट्स की वो याद करता था पोइट्री, और वो 10 लोगों के सामने ऐसे कि मेरे को ये भी याद है, मुझे ये भी याद है। तो मैं लिटरली, और मैं एक चीज़ में बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े एसेज याद कर लेता हूँ। जैसे कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। तो ऐसे में लंबे बड़े इजीली, मगर अगर आप मेरे को बोले 3 पेज याद करने हैं तो मैं आपको नेक्स्ट डे। फोटोग्राफिक मेमोरी यू से। हाँ, ऐसा कुछ है मतलब कि, तो वही है कि तो शुरू से था, जब आप कब ये चीज आपके अंदर आई कि मुझे लिखना अच्छा लगता है, चीज़ों में डीप जाना अच्छा लगता है, फिलॉसफी जैसे जिसको कहते हैं, वो चीज़ें कब आई? बचपन से थी कि आप बड़े होते गए तब आपको डेवलप हुआ? मैम, कभी कभी ना आपको इंसिडेंट्स बहुत, मुझे ना लाइफ में मैंने बहुत शहर बदले, मैं जगह जगह बदली है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जाने अनजाने में बहुत लोग मिले आपको लाइफ में, और आपको हर बार लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा। तो वो एक इमोशन रह जाता है ना, जब आपके पास लोग नहीं रहते ना आपके, तो आपके पास इमोशन रह जाते हैं। तो वो इमोशन संभाल के मैंने लिखना कि छोटी छोटी डायरीज में लिख लो। और मुझे एक आदत लग गई थी कि आपके साथ अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, आप लिखो उस बात को। जब इंसान कोई बात लिखता है ना, वो हल्का भी होता है और उसको वो भी लगता है कि हाँ यार कितनी, मतलब ज़्यादा अच्छे से बात समझ आती है। तो ये बचपन से ही शौक था? तो ये मुझे किसी ने बताया नहीं करना है, ये हुआ है, मतलब कि एक होता है ना कि करना है जी। कभी वैसा कुछ नहीं रहा। और तो बस ये, और एक इंसिडेंट है मेरे, मतलब बहुत आगे चले जाएंगे अगर हम लाइफ में, तो मैं अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो जब मैं वो इलेक्शन हारा कॉलेज के, तो क्या हुआ कि मैं तो हारा ही था, तो मैं बाहर आया तो मैं ऐसे 40-50 बच्चों को रोता हुआ देख रहा हूँ,
अपनी आंखों के सामने, और मुझे ऐसा लगा यार कि क्यों? अच्छा, अगर आप मैं हार गया हूँ, because they were your supporters. करेक्ट। और मुझे वो इतना हिट किया ना, मैंने कहा यार ये लोग तो 3-3 महीने से घर नहीं गए थे, सिर्फ इलेक्शन के लिए मेरे पास रुके हुए थे, और मेरी कोई हैसियत नहीं मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। तो मेरे को लगता, फिर तब से मेरे को लगा कि यार इन लोगों ने कितना कुछ किया मेरे लिए। तो उसके बाद मेरे को ये था कि यार मैं उनके लिए ना कुछ कर नहीं पाया। तो आप लिखते हो, तो फिर एक दोस्त ने बोला कि दिव्यांश ऐसा ओपन माइक है, तू परफॉर्म करेगा? तो मैंने बोला नहीं करना पड़ेगा, कि तू ट्राई कर एक बार ऐसे, क्योंकि मैं स्टेज पे हाँ, मेरे को एक और बहुत ब्लेसिंग रही मैम, एक सत्संग है संत निरंकारी मिशन, तो मेरी मम्मी मुझे बचपन से सत्संग में भेजती थी। तो सुबह मैं रनिंग, हाँ मैं सुबह रनिंग करके आता था, उसके बाद मैं 1 घंटा सत्संग जाता था। तो सत्संग का एक पैटर्न था कि रोज आपको स्टेज पे बात करनी होती थी लोगों से। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब लोगों ने बोला ना कि यार स्टेज फियर होता है, तो मुझे पता ही नहीं मैम क्या होता है स्टेज फियर, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली वहां जाके क्योंकि मुझे रोज बचपन में स्टेज चढ़ता था और बिना कुछ, एक होता है ना आप रेडी हो, बिना कुछ मैं कुछ ना कुछ ज्ञान दे के आ रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक, बच्चे तो नॉर्मली सत्संग नहीं जाते, मतलब मैंने कोई भी बच्चा नहीं देखा, कोई भी आज जितना मैंने देखा है, बच्चों को अगर बोलोगे एक जगह टिक के बैठ जाओ तो वो बैठते ही नहीं है। तो आप सत्संग में कैसे, मतलब आपको इंटरेस्ट क्या है? मेरा पूरा मोहल्ला जाता था, क्योंकि अच्छा, तो इसीलिए आप जाते थे? हाँ, कि मेरे दोस्त लोग थे, जितने लोग थे ना, सब लोग सत्संग जाते थे, और वहाँ 1 घंटा ही बैठते थे हम लोग। और उसके बाद क्या कि अगर मेरा पूरे दोस्त लोग उधर है तो मैं घर पे क्या करूंगा, तो हम सब लोग उस पार्ट में। और फिर सत्संग क्या था कि हम बैठ के सुनते भी नहीं थे, तो जो सेवा होती है छोटी छोटी, किसी को खाना खिला दिया, हम कौन होते खिलाने, बट एक जो प्रोसेस है कि कहीं पे छोटी हेल्प कर दी, और बहुत छोटी छोटी सेवाएं होती है, जैसे टंकी साफ कर दी, तो एक बड़ी सी टंकी, उसके अंदर 5-6 बच्चे, तो वो प्रोसेस में मजा आ रहा है आपको, तो आप इसलिए जा रहे हो सब हेल्प करने। तो वो एक वो रहता था कि, तो उस वजह से एक वो सत्संग वाला पार्ट रह गया लाइफ में, और स्टेज फेयर वाली चीजें खत्म हो गई। तो जो बहुत आगे जब लाइफ को पीछे मुड़ के देखो ना, तो ये सब हुआ मेरे साथ, मैंने नहीं किया कुछ। वो समझ में आता जब आप when you recapitulate everything, then you start realizing अच्छा ये तो ऑटोमेटिक था। Now coming back to your family, your mom is a housewife? हाँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी राइटर है, बस लेकिन मेरी वहीं से आया है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी ने अपना पोटेंशियल जो है वो बहुत वेस्ट किया है। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा लिखती हैं, और मेरी मम्मी ने कुछ पहाड़ी गाने भी लिखे हैं। अरे वाह। तो वो कोई आपको याद है इस वक्त? मेरी मम्मी ने एक गाना लिखा है, दाना, एक गाना है, रोज रोज सिखा ली अंग्रेज शराब। तो पहाड़ों में बहुत एक कल्चर है ना कि दारू तो पीनी है लोगों को, ठंड है क्या करना है, तो उस पे एक गाना है कि बहुत सारी फैमिलीज जो जिन्होंने शराब पी के, शराब की वजह से जो फैमिलीज बर्बाद हो गई, तो उन्होंने ऐसे गाने लिखे हैं। तो बट मुझे ऐसा लगता है, और इनफैक्ट मेरे नाना जी की भी जो डायरी है उसमें भी कुछ शायरी हैं, मुझे पता नहीं उनकी या किसकी, उसमें एक शायरी थी किसी की, कुछ तो एक शायरी थी, दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, ये मंदिर का प्रसाद नहीं जो बांटो हर एक को। क्या बात है। तो अभी नाना की डायरी पे बहुत सारी, नाना जी की बहुत सारी शायरियां लिखी। It has been passed on from generation. That is what we are trying to explore कि आप इतनी सी उम्र में इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं, यही एक्सप्लोर करने की कोशिश है। तो let's come back. Your mom, you said she's a writer, and today also she writes also. मेरी मम्मी इतना कुछ, मम्मी मतलब कि मम्मी ने जो लिखा है अपने लिए लिखती हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत पूछ में कभी परफॉर्म मम्मी का कुछ ऐसा नहीं है कि हमें क्यों करना। नहीं, शौकिया लिखती हैं अभी भी? हाँ, वो शौक में लिखती है मम्मी, बहुत सारी चीज़ें उनके नोट्स पे रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, और कई बार मुझे ऐसे सेंड करती हैं, तो मेरे लिए भी हेल्प हो जाता है कि कि आपको कुछ मिल जाता है हाँ, कि यार इसमें से मैं कुछ बेस्ट कंटेंट ले सकता हूँ। तो आई थिंक मेरी मम्मी की वजह से राइटिंग का शायद मेरे पास आया, वो नाना जी वाली साइड से। एंड व्हाट डज योर डैड डू? मेरे पापा ने हमारी पहले एक बल्ब फैक्ट्री थी, दिव्या बल्ब फैक्ट्री। तो वही है कि हम लोग सबसे बड़ा परिवार होते थे एक टाइम पे, ऐसा कुछ था। तो बट वो बट वो लॉसेस में चली गई, तो वो लाइफ में, बट वही है कि बट मैं स्टिल, मतलब मेरे माँ बाप ने जो भी स्ट्रगल किया मैम, और बस उन्होंने कभी हम तक नहीं पहुँचने दिया वो स्ट्रगल। कि अब मैं जब कहानी सुनता हूँ मम्मी बताती, क्योंकि अब आप उस एज में पहुँच गए हो ना कि जहाँ आप पेरेंट्स शेयर करते हैं कि बेटा मैंने उस टाइम पे वो अंगूठी इसलिए बेची थी क्योंकि तुम्हारी बुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे, ये दिन भी थे। हाँ, वो छोटे, मतलब ऐसा नहीं, मैं बहुत ब्लेस्ड लाइफ जिए लाइफ में, बट हाँ जब मम्मी बताती है ना कि बेटा ऐसा हुआ था, वो हुआ था, तो अब मेरे को हिट होता है कि हाँ, इन लोग ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो आप 3 सिबलिंग्स हैं, मतलब 2 सिबलिंग्स हैं, आप 3 बच्चे हैं। मिडिल वाला जो बच्चा होता है ना, वो हमेशा शैतान होता है बहुत मैम। हाँ, मैंने देखा है बहुत जगह। आप भी बहुत शैतान थे? मैं बहुत शैतान थे, क्या होता हूँ, लगता तो नहीं लग रहा, मैं हूँ बहुत शैतान, और अभी भी मैं, मतलब कि
मैं जब घर में रहता हूँ तो मुझे ऐसा ही रहता है कि सब लोग इतने नॉर्मल क्यों हैं, कुछ परेशानियां आनी चाहिए जिंदगी मतलब में, सीधे कुछ लाइन नहीं। अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा हाँ सा वही है, उसमें स्पाइक्स चाहिए मुझे। कुछ भी था। और मैं बहुत ही एकदम वही कि कुछ ना कुछ स्पाइक्स चाहिए ऐसे लाइफ में, कुछ भी कुछ क्रेजी होना चाहिए घर में। राइट। आपके तीनों सिबलिंग्स, आपके बड़े, आप यू हैव अ एल्डर बड़े ब्रदर भाई हैं, एंड मैं अ छोटी छोटी बहन, बहन, हाँ। तो कौन ज्यादा आपको पसंद करता है? आपको कौन पसंद करता है और आप किसको पसंद करते हो? मैम ये तो वही वाली बात है, मम्मी पापा किसको, दोनों ही बराबर नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे होता है मेरे को अपने बड़े भाई से बहुत प्यार है, मतलब आई लुक अप टू माय ब्रदर, दैट वे आई एम आस्किंग। मेरे को मतलब बड़े भैया और पापा मतलब एक उसमें लगते हैं कि इक्वली रिस्पेक्ट है मेरी दोनों के राइट। लिए। और बहन है तो उसको तो मार भी सकते हैं। हाँ बेचारी। हैं? So, नहीं वो बहुत ड्रामेबाज है मैम, लेकिन अच्छा। उसको अगर मैं ऐसे टच कर दूंगा ना तो चिल्लाएगी जोर से कि पापा मार दिया मुझे। So तो still you all stay together right now or मम्मी पापा गुड़गांव में रहते हैं मेरे, Okay. और मैं मुंबई में रहता हूँ। और सबको नसीब नहीं मिलता कि सबके माँ बाप साथ में रहें, तो मुंबई में क्यों हैं आप? मुंबई में सपने हैं मैम, और लोगों का बहुत पसंदीदा बनना है मुझे लाइफ में। तो इसलिए मुंबई है। मैं कई बार बोलता हूँ मुझे फेमस नहीं होना लाइफ में, मुझे लोगों का पसंदीदा बनना है। कि मुझे भले बहुत बड़े स्टारडम जैसा ना मिले, बट जो लोग मुझे जानते हैं ना वो बोले हाँ यार ये बहुत अपने जैसा है, ये मेरा पसंदीदा है, तो मुझे लोगों का फेवरेट बनना है। You have one person here who can say that. So coming back, हम लोग अपने जैसे किसी के लाडले होते Yes, हैं ma'am. दिव्यांश, जैसे मम्मी के या पापा हाँ के, तो आपके लिए आप किसके लाडले हैं? मैम मेरे को ना एक वो है, मतलब कि मैंने मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। पापा काम की वजह से हमसे दूर रहे थोड़ा सा, तो एक वो है मुझे कि पापा के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए लाइफ में। और अभी भी जब सब साथ होना शुरू हुआ तब तक मैं मुंबई आ गया। तो वो एक लाडले जैसे, तो खैर मेरे को तो खैर दोनों ही बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बीच के बच्चे हैं। हाँ। और एक वो बच्चा, अभी मेरी बात हुई थी बीच में घर में, तो कह रहे थे कि मेरे को बचपन से चिढ़ाते थे वो लोग कि तू तो बाहर से उठाया हुआ बच्चा है, ऐसा वैसा। तो अभी ये तो हर बीच वाले बच्चे वही को बोलते हैं कि मेरी बहन मेरे को बोल रही थी बीच में अभी कि तेरे को तो बाहर से उठा के लाए थे कचरे से, तो मैंने बोला हाँ 2 बच्चे नालायक थे ना, तो एक टैलेंटेड बच्चा उठाने के लाना पड़ा। ठीक है, लेट्स कम नाउ टू योर एडोलेसेंस। हम्म, अब आप शैतान तो आपने कहा आप हाँ, है ही, मतलब और थे भी। करेक्ट है। तो नाउ हाउ आर यू इन योर स्टडीज दिव्यांश? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ। हाँ। और ऐसा नहीं मैं ऐसे कुछ हवा उसमें कि मेरा 12th में आई थिंक कितना परसेंटेज था, मेरा 89% था प्लस स्पोर्ट्स कोटा। तो लाइक कि मैं स्पोर्ट्स मेरे को So you are a sports person also. करेक्ट हाँ। और मुझे ऐसा लगता है मैम जो इंसान जितना ज़्यादा स्पोर्ट खेलता है वो उसका माइंड उतना इजी चीज़ों को ग्रैब कर लेता है, लाइक कि तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मेरी मैथ बहुत वीक है, बस मेरा एक जो वीक पॉइंट है। तो उसके अलावा लेकिन मज़ा आता है मुझे पढ़ने में, बहुत कुछ भी ऐसे। तो ये बात को यहीं पे करके मेरे दिमाग में एक बात है कि अभी आप कहते हैं आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और थे, अभी भी आप ग्रैस्प करते हैं, पहले तो आप अच्छे थे। सो आपके दिमाग में जैसे उस टाइम पे हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या XYZ बने, मिलिट्री, मतलब कुछ भी करे, तो यू डिडंट हैव एनी एस्पिरेशंस और डिड यू हैव एन एस्पिरेशन टू डू दैट? मैंने ना बचपन से बहुत आर्मी बैकग्राउंड वो देखा है ना, क्योंकि मेरा जहाँ घर है वो इंडिया चाइना बॉर्डर का रास्ता है वो। तो उधर से ही तो आप बहुत आर्मी वाला वो देखते हो, एटीट्यूड की वो है। और मैं लिटरली गालियाँ जो आर्मी वाले एक दूसरे को गालियाँ देते ट्रेनिंग में, वो याद करके दोस्तों को देता था कि कितना कूल बनना है ना, मतलब बेफालतू की बातें कभी मत करना। पर एक वो होता है ना कि आर्मी का बहुत वो था कि यार आर्मी के जो लोग होते हैं उनका एक ऑरा होता है, उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो मुझे बहुत टाइम तक ये था कि मुझे आर्मी में जाना है लाइफ में। ओके। फिर लाइफ आपके ऐसे चेंज होती है, तो फिर आप ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकता लाइफ था। आपकी चेंज होती है, ये जो लाइन आपने बोली है इसका मतलब क्या फिर मैं 10th में 11th में मैं दिल्ली आ गया था मैम। पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी मेरे, तो फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि जहाँ भी रहें साथ में रहेंगे। तो फिर दिल्ली आ गया, दिल्ली में फिर पढ़ाई हो गई, फिर कॉलेज हो गया, फिर मेरे को लगता था लॉ करना है, फिर एग्ज़ाम भी दिए, फिर उसके बाद में करना ही। उसके साथ साथ मुंबई से नहीं, तो दिल्ली की इनविटेशन आ बात गया। करते हैं। आप दिल्ली में आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी, अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने क्या सोचा क्या करना चाहिए? लॉ आप बोल रहे थे, तो आपको क्या मैं लॉयर बनने का ग्रेजुएशन शौक था? कंप्लीट कर ही नहीं पाया। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी, लेकिन मैं सेकंड हाँ 3rd ईयर में था, कोविड आ गया था। कोविड में मेरे को मुंबई बुला लिया था महेश भाई ने। ओके। कि बेटा आप एक बार मुंबई आओ। और मैं उनसे मुंबई में मिला तो लाइक कि तू मेरे पास ही रहेगा। मुंबई जब बुलाया तो आपके दिमाग में था कि यू वांट टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री? मैम मुझे ना बहुत ख़राब लगता है बॉलीवुड,
क्योंकि मेरे को ना टू बी ऑनेस्ट वो सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था ना, तो मुझे बहुत ऐसे हिट कर गया इमोशनली वो, कि मैंने कहा यार ये तो खराब ही होते हैं ऐसे लोग, ये वो। और कोविड में आप खाली भी बहुत थे ना, तो आपको फीड पे वो सब वही आता था, तो मुझे बहुत हिट कर गया। मैं करी तो इंडस्ट्री तो बहुत खराब है ऐसा फिर वैसा। आप क्यों मुंबई गए? क्योंकि आपके लॉ पढ़ रहे थे, हाँ आपके दिमाग में था लॉयर बनना, ऐसा, इफ आई एम गेसिंग राइट, दिमाग में था कि मैं लॉयर हाँ बनूंगा, जैसे होता है ना वो हाँ, काम कि कर। कुछ ना कुछ तो करना फिर है। मुंबई क्यों आए? मतलब अगर आपको बॉलीवुड नहीं, मतलब आपको अंदर से नहीं समझ में आ रहा था, तो व्हाई डिड यू कम टू मुंबई? मैम मुझे ना दुनिया में जब भी कोई अच्छे इंसान मिलते हैं ना, तो मैं उनके पास रह लेता हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी एक आदत है। तो मैं जब महेश भाई से मिला था ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा मैं इस शहर में ना बहुत लोगों से मिला हूँ, और बट मुझे ना तेरे साथ काम करना है, मुझे तुझे एक्टर बनाना है। और बहुत लोग बोलते हैं सब बातें, बट कभी कभी ना कुछ लोगों की बातें ना आपको ऐसे हिट कर जाती है, यार ये इंसान जो बात कर रहे हैं ना, ये हवा में बात नहीं कर रहा। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। हाँ, कि कुछ तो बात है जो मेरे को तो लाइक कि तू मुंबई में रह, मैं हूँ तेरा यहाँ पे, तो वो एक हिम्मत हो जाती है ना कि तो। और कितने साल के थे तब आप? मैं उस टाइम पे मैं 20 साल या अराउंड 20-21 साल का था। मैं कोविड के टाइम पे आया था मुंबई। घर में आने दिया मम्मी पापा? नहीं, फिर मैंने मम्मी को बोला कि राम जी भी तो 14 साल का वनवास गए थे। हे भगवान तो मतलब इतना इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, और मान गए वो लोग? मैं पता क्या होता है कि आप ना 20-21 साल में ऐसा रहता है ना लाइफ में, कि जब भी माँ बाप को दिखेगा ना बच्चे का फ्यूचर कहीं और ब्राइट हो रहा है, तो वो कितना ही बुरा फील करें, पर वो बोलते हैं बेटा कर। तो माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं ना, तो उनको दिखता है। अग्रीड, बट राइट नाउ इफ आई लाइक, अगर एज अ मॉम पर्सपेक्टिव, as a mom's perspective I'm saying कि suppose if my son wants to go to Mumbai and say कि अभी right now the person is doing something and you know you have a stream that you're following and suddenly ऐसे नहीं मुझे जाना है और मुझे अपने पैशन फॉलो करना है। एक चलो होता है चलो बच्चे का पैशन है करने देते हैं, दूसरा होता है कि नहीं तुमको अभी अकल नहीं है 20 साल के, पहले ये करो फिर उसके बाद कुछ करो, बी समथिंग हियर, एटलीस्ट मेक अ करियर आउट ऑफ योर लाइफ और देन यू डू योर पैशन। ऐसा कुछ था? ये एकदम सही बात है मैम, और दुनिया में जिसको करना है यही करना है, एकदम ये सही बात है। बट कभी कभी लाइफ में हो जाती है चीजें। अच्छा, तो पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया? और मैं आपको कहानी बताऊं, मैं एमए में गया, मिठी बाई कॉलेज गया था मैं लिटरली एडमिशन लेने के लिए एमए में। कुछ तो उन्होंने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं ऐसा वैसा, और एक हफ्ते बाद उन्होंने ऐसा जज बुला लिया कि पोइट्री शो जज करना है। तो फिर मेरे को ऐसा समझ आया, मैं कहा क्या करूं मैं लाइफ इज टेकिंग अ टर्न। मैं कहा अगर ये लोग इतनी इज्जत दे ही रहे हैं तो अब तो क्या ही एडमिशन लूं मैं तुम्हारे पास। Oh my God, you took yourself to the next level कि भाई अब तो मैं पढ़ने नहीं पढ़ाने आ रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसी कोई हैसियत नहीं है मेरी, बट एक छोटी सी बात होती है ना कि मैं कह अब मैं अगले दिन इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा अगर। So then you went to Mumbai. हाँ, मतलब you came to Mumbai, not went. और मुझे एक और चीज बोली थी किसी ने कि मुंबई में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मुंबई खुद आते हैं और उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में कामयाब होने के लिए मुंबई शहर में, और जिनको मुंबई शहर बुलाता है उनको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में कामयाब होने के लिए। आपको मुंबई शहर ने बुलाया? टचवुड मुझे मुंबई ने बुलाया और मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ी है लाइफ में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग कितने स्ट्रगल्स करते हैं एंड या मैंने देखा है, मेरे कोई जान पहचान में भी हैं एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बट गुड, दैट्स वेरी नाइस, यू आर ब्लेस्ड आई वुड से, एंड यू शुड कीप बीइंग ब्लेस्ड। और मैं सच बताऊं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, लोगों को लगता है मेरे में कोई ऐसा वाओ टैलेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं लिटरली ब्लेस्ड हूँ, मैं हर जगह लाइफ में दुआओं की वजह से चल गया लाइफ में, तो पता नहीं कहाँ किसकी दुआएं लग गई मुझे और मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती रही। अच्छे होते हैं ना दिव्यांश, ये मेरा मानना है, तो उनको अच्छे लोग ही मिलते हैं, थोड़े बहुत बुरे भी मिलते हैं लेकिन उनको अच्छे मिलते हैं, प्लस इफ यू आर गुड थिंग्स हैपन। मैम मेरी ना लाइफ में ही कोशिश है कि आप जहाँ जाओ लाइफ में ना, वहाँ लोगों को यकीन रहे कि हाँ यार दुनिया में अच्छे बंदे हैं। ऐसा नहीं, मैं एक होता है ना कि मैं तो बहुत साफ दिल का नहीं, बट आप मुझे अपनी लाइफ के बारे में परेशानियाँ बता पा रहे हो, आप मुझे कि बेटा मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप मुझसे खुल के बात कर पा रहे हो, आप डर नहीं रहे मुझसे कि कुछ, तो बस इतना है कि आप जब लोगों से मिलो ना तो लोगों को एहसास दिलाते रहो कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, तो बस इतना ही करना है लाइफ में। अब हम मुंबई आ गए। यस मैम। ठीक है, हम अपनी कहानी बढ़ाते हैं। मुंबई आके हम यहाँ पर आपको बुलाया गया महेश जी ने, तो वहाँ उसके बाद की जर्नी क्या थी आप? मैम उसके बाद ना भैया का ऐसा कुछ था कि दिव्यांश मेरे को
प्रोडक्शन खोलना है मुझे मूवीज का, ये अच्छा, भैया सेटअप को है। भी आपके शौक था हाँ इसमें कि करने मुझे का? भैया का नहीं, मतलब महेश भैया लाइक अच्छा, महेश भाई, हाँ मुझे लगा आप भैया बोले तो मेरे को लगा हाँ बड़े भाई। वो भी बड़े भैया जैसे हैं। जी। हाँ तो लाइक कि उनका था कि दिव्यांश को कैसे प्रोडक्शन ये सब चीज़ें करनी है, और म्यूजिक लेबल बी लाइव म्यूजिक करके म्यूजिक लेबल है, तो उसमें म्यूजिक वीडियोस थी, तो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट कर ली थी। बट मुझे ना मैं ऐसे रहता है कि मैं और क्या करूँ कि मुझे ना ऐसे खाली नहीं बैठा जाता। मेरे को बड़ा, मेरी लाइफ का डर वही है कि मैं अगर एक दिन घर में बैठ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। तो नहीं, अग्रीड। अब आपको वो बात पे, मैं उस बात पे आगे आऊंगी। हाँ अभी मैं पूछ रही थी कि अभी आपने म्यूजिक कॉल चालू किया, आपने हाँ उसके लिए लिरिक्स लिखे थे हाँ। और आपने शूट भी किया होगा उसके लिए। उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने, भैया ने बोला कि तू क्या क्या लिखा है, तो मैंने सुना ये तूने लिखा है, तो मैंने कहा हाँ मैंने लिखा है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये तू कैसे लिख सकता है, अरे तेरी एज क्या है अभी। हाँ, लोग एज को आपके करेक्ट, टैलेंट से एसोसिएट करते हैं। वही। और मैम अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया एहसास इश्क भी तू है, अब लोग तो एहसास इश्क कहाँ से, अरे गूगल है मेरे पास, मैं सीख, मतलब कि मेरे पास मुझे कोई अच्छा शब्द मिल गया ना, मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब जैसे एक शब्द एहसास कमतरी, जब आप किसी को खुद से कम समझते हो उसको एहसास कमतरी बोलते हैं। तो मुझे ना ऐसे छोटे छोटे बड़े मजा आता है कि अरे यार ये शब्द है, मैं इस शब्द को ना कहीं यूज करूंगा। तो जब मैं कभी किसी को गाने पिच करता हूँ उनको लगता है कि यार ये कहाँ से है, बट मेरे को मजा आता है ना वैसे इंटरेस्टिंग शब्द ढूंढ। तो आपने जब आपने करा, उसके बाद शूट किया आपने गाना भी और करा, तो उसके बाद आपका क्या थॉट था कि अब मैं क्या करूंगा? हाँ मैं आपको वहीं पे आ रहे थे हम लोग। तो उसके बाद लाइक कि जब पोइट्री सुनते पे तूने लिखा, मैंने कहा हाँ, तो पहले कि ये तो मुझे कुछ गानों के लिए चाहिए, तो मैंने कहा ले लो क्या दिक्कत है। तो वो सब कुछ ऐसे गाने बने। उसके बाद मैंने तब कि भैया मुझे ना, एक होता मैं जब तक पहाड़ों पे था, मैं दिल्ली था ना, मैं घूम रहा था, मैं दोस्तों से मिल रहा था, तो मेरा जो राइटिंग का जो था ना कि आज ये कर लिया कल ये कर लिया, तो उस वजह से आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूव हो रही थी, नए नए कैरेक्टर्स मिल रहे थे, नए नए लोग मिल रहे थे, इंसिडेंट कहानियां सुन रहा था। फिर मैंने कहा भैया मुझे पॉडकास्ट चालू करने हैं, तो लाइक कि क्या नाम रखेंगे, मैंने कहा बातें करनी है, तो कह रहे बातें नाम रखते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक पॉडकास्ट चालू किया बातें विद दिव्यांश। वो लिटरली मुझे था कि अगर मैं आपसे मिलूं और मैं आपकी कहानियां सुनूं तो मुझे बेंगलोर के बारे में पता होगा फिर कि कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, और वो आपकी राइटिंग में, आपकी एक्टिंग में, आपका जो स्किल सेट है ना उसमें इम्प्रूव करते हैं लोग। तो इसलिए मेरे को फिर पॉडकास्ट चालू किया, फिर मेरे को पोइट्री, और फिर मेरे को स्टेज शो, मेरे को मतलब मुझे अगर सबसे ज्यादा मजा आता है तो मेरे को स्टेज पे मजा आता है। मुझे कविताएं बोलने हाँ में? मुझे कविताएं बोलने, तो मुझे आप जाते हैं करना। स्टेज पे कविता बोलने? हाँ मैंने अभी लास्ट ईयर अपना इंडिया टूर किया था खुद का, और मैं घूमता रहता हूँ, मैं शोज करता रहता हूँ। तो आपको, अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन आया इसे सडनली बात करते करते, जैसे कविताएं जो होती है ना उसको लोग, मतलब जैसे हम बोलते हैं राइटर को, कवि जो पोएट होते हैं उनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है बिल्कुल अलग से, या कोई पहाड़ पे चले जाएंगे, या दिखाते पिक्चरों में जैसे हमने देखा है कि एक अजीब सा अकेला सा घर है, वहां बैठ के लिख रहे हैं पूरे 2-2 3-3 महीने। ऐसा ही कुछ है आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं होता मैम, लोग बोलते हैं बिना शराब के आप लिख नहीं सकते, जब तक आपका दिल ना टूटा हो तब तक आप कुछ ऐसी वैसी बातें। हाँ पर अगर आपको कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैम अगर आप डॉक्टर हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा जी, तो आप पढ़ के आप काम करते हो, और उसके बाद आप उस प्रोसेस में सीखते हो जी। सेम वही है कि अगर आज, हाँ ये ज़रूर हुआ मेरे साथ कि कई चीज़ें मैंने लिख दी और उसके बाद मुझे फील हुआ, मैंने कहा अरे यार ऐसा फील होता है। जैसे मैंने बहुत सारी पोइट्री लिखी थी कि घर से दूर होने के बारे में, बट जब मैं एक्चुअल में घर से दूर रहा और उसके बाद मैंने वो पोइट्री पढ़ी, मैंने कहा ओ शिट, क्यों लोग रिलेट करते हैं इन बातों से, मुझे तब समझ आया। बट आप कोई भी काम करो ना मैम, अगर आप उसको सीखोगे और उसमें अपना पैशन डाल दोगे कि मतलब मैं बोर हो रही तो मैं यही काम करूंगी, अब ऐसे पागलपन आ जाए ना आपके पास तो आप उस काम में अच्छे हो जाते हो। तो अब हम उसी टाइम पे थे जब आपने अपना पॉडकास्ट चालू किया। अब आप मुझे बताइए, लोग पॉडकास्ट जब चालू करते हैं तो उसमें आपका थॉट था कि हम स्टोरीज लाएंगे, लोगों की करेंगे, तो आप अपनी तो पोइट्री आपकी साथ बाय साथ चलती थी और ये आप गेस्ट को बुलाते रहते हैं, तो आपको उसमें से कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, पोइट्री की, मुझे पोइट्री ही करनी या मुझे पॉडकास्ट ही करना है, वैसा वाला? मैम मुझे ना पॉडकास्ट में जैसे किसी ने कोई बात बोल दी ना तो मैं 10 दिन तक खुश रह सकता हूँ एक ही बात पे कि यार क्या बात बोल दी। मेरे को ना एक आदित्य करके एक भैया थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि दिव्यांश लाइफ में जब कोई कामयाब हो ना उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होना। माना बात जैसे किसी ने नया घर खरीद लिया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होना क्योंकि उसने मेहनत करके खरीदा है। और दूसरी बात, कभी ऐसा फील हो कि मेरा कब होगा, तो याद रखना जिस दिन तेरा कुछ नया होगा, तेरा घर होगा, तो उस दिन उसका घर पुराना हो जाएगा। तो लाइफ में जब घमंड आए तो याद रखना तेरा घर भी पुराना होगा,
लेकिन जब लाइफ में कोई बहुत कुछ हासिल कर रहा हो, एप्रिसिएशन के साथ ये भी याद रखना कि आज इसका हुआ है, कल तेरा होगा, और जब कल तेरा होगा तो तेरा नया होगा। तो मुझे वो ऐसी बात लगी, मैंने कहा यार क्या बात है। मेरे को एक मनन भाई करके, मनन भारद्वाज, उन्होंने एनिमल के अर्जुन वैली, वही म्यूज़िक कंपोजर, अच्छे म्यूज़िक, बड़े फेमस कंपोजर, उन्होंने एक बार बात बोली थी कि दिव्यांश, मौत के अलावा ना हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। और मुझे ऐसा, तो मैं अभी सबको वही बोलता हूँ, जैसे कोई परेशानी में रहता है, दिक्कत में रहता है, तो मैं सबको ही बोलता हूँ भाई, मौत के अलावा हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या सीख लिया, क्या मज़ेदार बात सीख ली। जैसे कॉन्वर्सेशन में कई बार ना लोग उदास होते हैं, बहुत डिप्रेस होते हैं, तो मुझे किसी ने बात सिखाई थी कि उससे हमेशा ये बात पूछना कि आपको इस टाइम पे सुनने वाला चाहिए या एडवाइस देने वाला इंसान चाहिए। तो जब कोई बोले कि मुझे सुनने वाला इंसान चाहिए तो उसकी सुनना, और जब आपको लगे कि कोई बोले कि मुझे एडवाइस चाहिए, तब आप अपनी एडवाइस देना, नहीं तो लोगों की बात सुनो। बड़ी बड़ी बातें इस एज में कर रहे हो ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पर मुझे वही, और ये मेरी बातें नहीं, मुझे किसी ने बताई और मुझे रह गई मेरे साथ कि क्या बात है यार, कितनी अच्छी बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें सीख के। और एक सलमान भैया हैं, सलमान यूसुफ खान, DID विनर है फर्स्ट, उन्होंने मेरे को बोलता, दिव्यांश तेरे को लाइफ में जो भी चाहिए ना, वो सब रोज ऐसे फील किया कर कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और मैं बहुत, और वो चीजें फिर होने लगती है जाने अनजाने में। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में, आप जब बोले जा रहे हैं ये सब नहीं, आप बातें, पूछो, मैं पूछती हूँ मैं आपसे। आपने बताया कि बहुत इतने सारे कन्वर्सेशन अभी हमारे बीच में हुए, बाकी बच्चे भी हैं। आपने कहा कि आप फ्रेंड्स बहुत सुना है मैंने वो वर्ड। दोस्त आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं दिव्यांश? मेरे दोस्त ऑलमोस्ट 20 साल पुराने दोस्त हैं मेरी ज़िंदगी में। हाँ, और मैं बहुत जगह बोलता हूँ कि झूठ बोलते लोग मुसीबत में भगवान काम आते हैं, मुसीबत में दोस्त काम आते हैं, भगवान नहीं आते। तो वही कि भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ, ऐसा नहीं है बट वो दोस्त मतलब भगवान का ही आपको, मतलब आप देखो ना, मैं माँ बाप जो होते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपको पता होता है कौन होते हैं। दोस्त आपको नहीं पता होता कौन बनने वाले हैं आपके, तो ये आप खुद से बनाते हो कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसीबत में भगवान काम नहीं आते, मुसीबत में दोस्त काम आते हैं। और माँ बाप के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते ना भगवान हमें पहले से ला के देते हैं। दोस्त के जो रिश्ते हैं वो भगवान डिसाइड करता है कि इसको ये दोस्त देंगे, इसको ये दोस्त देंगे। तो क्या होता है कि, और आपके जैसे दोस्त रहेंगे लाइफ में ना, आपका करियर वैसे ही चलेगा। कई बार आपके, अगर जिसको अच्छे दोस्त मिल गए ज़िंदगी में, वो कामयाब हो जाएगा। जिसको ख़राब दोस्त मिल गए, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं। करेक्ट मैम, कि उनकी वजह से लाइफ में, और अभी भी मैं अगर लाइफ में कई बार बहुत टेंशन में आ जाता हूँ, या कुछ करियर का कुछ ऐसा लगता है कि यार ये डिसीजन, क्योंकि आज आप उस पोजीशन पे हो ना मैम कि मुझे पता है कि अब मेरे पास चीज़ें हैं, अब मुझे ना अब यहाँ से मुझे सही डिसीजन लेने लाइफ में कि यार ये करना है, ये नहीं करना। तो आप उन सब टेंशनों में रहते हो। और मैं लिटरली फिर रात को 12-1 बजे उनको वीडियो कॉल करता हूँ। हमारा एक ग्रुप है, तो उसमें 5-6 लोग हैं हम लोग, तो उसमें से रात को जो फ़ोन उठाएगा तो हम आपस में फिर बात करते हैं। और हम सबका एक यही पैटर्न है, किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो गया तो हम एक दूसरे से वीडियो कॉल करते हैं। और लड़कों की दोस्ती में कोई सॉल्यूशन नहीं होते वो बस एक दूसरे को गाली देंगे और रियलिटी चेक देंगे कि तू वो कुछ है नहीं लाइफ में, अभी इधर रह और वो आपको इतना हल्का कर देते हैं लाइफ में ना कि बहुत बड़ी टेंशन है आपको कम लगती है। फ्रेंड्स आर एक्चुअली you call them shock absorbers. और पेरेंट्स के बाद वही होते हैं जो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। और एक टाइम के बाद ना आप हर चीज़ फैमिली को नहीं बता सकते। अगर मम्मी को बोल दिया कि मेरे हाथ पे चोट लग गई ना, तो मेरी मम्मी बोलेगी वीडियो कॉल करके दिखा कितना लगा है, तो वो बहुत टेंशन में रहते हैं। तो मैं लाइफ की, मुझे याद भी नहीं मैंने कौन सी दिक्कत बताई अपने घर वालों को पिछले 6 साल में। तो कई बार मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ, कभी लाइफ में अगर आपको लगे ना कि बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है, तो अपने दोस्तों से मिलना चालू कर दो। People just shy away at that time. करेक्ट। और मेरे को बड़े शहरों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही लगती है कि लोग ना लोगों से मिलना कम करते हैं, और लोगों को ये कि यार मैं तो अपने जो मुझसे बड़े कामयाब लोग हैं मैं उनसे मिलूंगा। तो और जाने अनजाने में ना आप ये भूल जाते हो कि आपने ज़िंदगी में कुछ है नहीं किसी का कुछ। और जो इंसान नाकामयाब है ना मैम ज़िंदगी में, उसने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है, जिसने स्ट्रगल किया है ना, उसको 50 रास्ते पता है किस रास्ते में क्या होता है, किस रास्ते में क्या होता है। मैं सही इंसान नहीं हूँ लाइफ में को किसी को सही बताने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे साथ तो मैं जहाँ गया मुझे मिल गई लाइफ में चीज़ें। बट जिस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा देखा है ना मैम, और उसके बाद वो नाकामयाब है, तो उसने लाइफ में ज़्यादा सीखा है मुझसे।
कभी कभी चुप करा देते. Coming back, yeah, it was like I know it was a trance. I was going through that. कि बोले जा रहे, मैं सुने जा रही. So coming back to, what role does spirituality play in your life, Divyansh? मैम मुझे ना ऐसा है कि दुनिया में ना जो भी एनर्जीज़ हैं, आप उसको कोई भी नाम दे दो, आप कोशिश करो आपके आसपास अच्छी एनर्जीज़ हैं, और वो दोस्त के माध्यम से रह सकती है आपके पास. मैं बहुत सारे मंदिर घूमता हूँ, मतलब कि अगर मैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सबके साथ कंपेयर करूँ, मैं ज़िंदगी में नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा मंदिर घूमता हूँ. मैं ऐसे ऐसे मंदिर घूमता हूँ जहाँ मतलब कि एकदम वो रहता है ना कुछ अच्छा लगता है मंदिर हाँ, जाना? मुझे बहुत पसंद है मंदिर घूमना. मुझे बहुत पसंद है कोई भी स्पिरिचुअल जगह जाना या कोई ऐसी जगह जाना जहाँ लोग नहीं है. मुझे मतलब आप बोलोगे मैं जगन्नाथ गया हूँ, मैं बद्रीनाथ गया हूँ, मैं तिरुपति बालाजी गया हूँ, लेकिन सेम पॉइंट में अगर उसके आसपास कोई और मंदिर होगा ना मैम, जहाँ लोग कम होंगे और वहाँ बैठना, वहाँ मेडिटेशन करना मुझे बड़ा पसंद है. और मैं कृष्ण जी पे बहुत बिलीव करता हूँ, पर लेकिन सेम टाइम पे मैं बिलीव करता हूँ कि पूरी बात एनर्जीज की है. राइट. तो आपकी जो लाइफ है, करियर है, उसमें स्पिरिचुअलिटी ने कोई रोल प्ले किया है, आपको लगता है? मैम पूरा रोल वही है, मतलब कि मुझे एक आदत है, एक शवासन होता है ना मैम, तो मुझे ना मतलब क्या होता है कि कई बार ना जब मेडिटेशन करते हो ना, आपको एक फॉर्म बताया गया, आप ऐसे बैठो, बिल्कुल से लेट के ना आप आंखें बंद करके फ़ोन वोन सब साइड में रख के बस लेट के ना आंखें बंद करके सिर्फ एक जगह पे फोकस कर लो. अगर आप चैंटिंग कर रहे हो बिना शोर के, आप ये सब कर लो, तो क्या होता है मुझे भी नहीं पता क्या होता है, पर कुछ ना ऐसे हल्के हो जाते हो आप. राइट. तो मैं ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ, और मैं सुबह उठूंगा तो We are coming to that. Correct. So the next question which I was हाँ. going to ask you is, how does your day seem like, Divyansh, at present? Right. I'm not. We'll go back to that Correct. time when you were doing podcasts and you were doing your, writing poetry, which you're still writing. But before that, at present, how does your day seem like? मैम अगर मैं रात को 2-3 बजे सो रहा हूँ कुछ लिख के, तो मैं 10 बजे उठूंगा. तो आप रात को देर तक हाँ, जगते और हैं? मैं तो या फिर 4 बजे सो रहा हूँ मैम, या मैं 4 बजे उठ रहा हूँ. तो अगर जिस दिन मैं 4 बजे उठ गया, मैं उठूंगा, बीच पे जाऊंगा, रनिंग करके आऊँगा, और मेरी प्लेलिस्ट बहुत वैसी, मेरी प्लेलिस्ट में ना मैम ये सब गाने, तुम प्रेम हो, मेरे प्लेलिस्ट में कृष्ण जी के बहुत सारे गाने हैं. और मैं जिम भी करता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि जिम में बहुत ऐसे एनर्जेटिक गाने हैं. मैं लिटरली ऐसे सिंपल से भजन सुनता हूँ जिम में. कई बार मेरे को वो भी शाय मोमेंट हो जाता है कि कभी गलती से किसी ने प्लेलिस्ट भी चेक कर दी कि यार जैसे एक सारेगामापा की भगवत गीता है मैम, तो बड़ी मतलब कि बहुत सिंपल, एक होता है ना बहुत सिंपल तरीके से बात समझ आती है. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं खुद बोलूँ, मैं इतना काबिल नहीं समझता खुद को कि मैं भगवत गीता खोलूँगा और बैठ के पढ़ूँगा और समझूँगा. मेरी हैसियत ही नहीं हो समझने की. मैं सिंपलिसिटी में चीजें समझ सकता हूँ. आज से 10 साल बाद यही क्वेश्चन पूछूंगी. हाँ, आप मुझ तो आपका जवाब भी अलग होगा. मेरी लेकिन ये कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो मेरे को उसका एक इजी तरीका क्या होता है. Right. मुझे लाइफ में ना एक लोगों को लगता है, लोगों को ना पता नहीं क्यों बड़ा शौक है चीज़ों को, मुश्किल चीज़ें जो लाइफ में वो करनी है, ये जो हार्ड वाला काम है ये करना है. बट मुझे लगता है सिंपल चीज़ें करके ना आप लाइफ में बहुत इजीली कामयाब हो सकते हो. बिल्कुल सही कहा. तो मैं उसमें सुबह उठता हूँ, मेरे को सुबह उठ के बीच पे रनिंग करनी है. 1% अगर मेरे को अब लग रहा है कि आज मैं बीच पे रनिंग करने नहीं जा सकता, आज मैं लेट उठा हूँ 10 बजे, तो मैं उठते ही जिम चला जाऊँगा. और बिल्डिंग में ही जिम है, तो मैं जिम जाके पहले मेरे को एक टारगेट होता है कि दिन की 200-300 कैलोरीज तो बर्न करनी है. अब वो कैसे भी करो. तो वो कैलोरीज बर्न कर ली. हाँ, पिछले 2-3 महीने में मैंने बहुत अपना एकदम लाइफ चेंज की है. मैंने पिछले 3 महीने में मैंने लिटरली ज़ीरो कार्ब्स पे था. मैंने रोटी नहीं खाया, मैंने चावल नहीं खाए, और दाल भी पी रहा था. जो सबसे कम कार्ब्स होंगे ना वो खाएंगे. शुगर मैंने बिल्कुल अवॉइड किया था. तो फिर जब मेरे काम हो गए सब, जो मैं जिसके लिए मैं जो भी कुछ कर रहा था, उसके बाद मैंने बोला अब तो मैं सब खाऊंगा. तो आप बिलीव करते कि अगर कोई चीज़ त्याग करेंगे तो चीज़ें हो जाती हैं? नहीं, बट मुझे ऐसा रहता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट बन के जाओ. अंडरस्टूड, गॉट इट. कमिंग बैक, एक और क्वेश्चन आया दिमाग में. पोइट्री आप लिख रहे हो. पोइट्री जब आप लिखते हो तो क्या फील होता है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आता. आज भी मैंने एक ऑथर से हमने बात करी, हमारे शो पे आए थे, वही बोलते मैं कहानियां लिखता हूँ, मतलब आई ऑल्सो राइट, आई एम ऑल्सो राइटर, आई कीप राइटिंग बट आई डोंट राइट पोइट्रीज. लेकिन
जैसे होता है पोइट्री लिखने का जो अंदर से जो इंस्पिरेशन आता है, वो क्या चीज आती है आपके में जो, और आप पोइट्री कैसे लिखते हो? कि रोज बैठ के आपका एक रूल है कि नहीं आज मैं एक लिखूंगा, या कोई ऐसा प्लान होता है, या बैठे बैठे जैसे कहते हैं ना कि यूरेका मोमेंट होता है कि हम जॉगिंग कर रहे हैं, सडनली दिमाग में कुछ आया? मैं ना, आपको पता है आप भी बहुत अच्छी पोइट्रीज लिख सकते हो। मैं, आपको पता क्या होता है, मैं ना थॉट संभाल के रखता हूँ लाइफ। मेरे को ना बड़ा डर लगता है, जैसे कई बार आप कहीं बैठे हो ना और आपको बहुत प्यारी बात अगर आपके मन में आ गई, तो मुझे ऐसा रहता है कि मैं कहीं लिख दूं इसको। कई बार मैं बहुत, अगर मेरे पास फ़ोन नहीं, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैंने फ़ोन घर पे भूल गया, मुझे कोई बहुत अच्छा थॉट आ गया, तो मुझे लिटरली ऐसा रहता है, मैं भगवान प्लीज़ मुझे थॉट मेरे दिमाग से जाने नहीं देना। और आप लॉजिकली सोचो मैम, मेरी या किसी भी राइटर की क्या हैसियत है? कोई हमारे दिमाग में थॉट डालता है, मतलब कि हम बोलते हैं ना मैंने लिखा है। अगर जिस दिन मेरे पास ऐसे कुछ कमाल के थॉट लिखने नहीं आएंगे मेरे मन में, मैं तो कुछ लिख ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं ना। तो ऐसा नहीं होता है दिव्यांश, क्योंकि सी व्हेन सम पीपल कैन डू समथिंग एंड सम पीपल कैन डू, लाइक when I see your poetry, they are all originals. They are not like, you know, you've Correct. taken from someone Yeah, and you have just, correct. you know, changed it little bit. No, they are original. So it must be coming from somewhere, right? It मतलब कहते हैं ना दिमाग में एक आता है, एक बीज आता है। हाँ, अब मैं वो स्पिरिचुअल पार्ट जो कनेक्ट करूँगा ना मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि कोई है जो मेरे दिमाग में थॉट डालता है और मैं उसको लिखता हूँ और वो चीज़ें लोग पसंद करते हैं। Right. और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार आज तो मैं एकदम ऐसे, मैं तो राइटर हूँ, मैं तो आज ऐसा लिखूंगा कि तब पागल कुछ है, नहीं लिख सकते। तब मुझे लगता है क्या खराब चीज़ लिखती है। तो मेरा कोई स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन है, मेरे को लगता है बहुत फालतू बात है दुनिया की नज़र में, बट है मेरे पास, मतलब मेरे को कोई शक्ति मिली हुई है एक, कि मैं लिखता हूँ और वो चीज़ें, मतलब मैं कई बार ना खुद को, जब भी मैं खुद को ऐसे रोकता हूँ ना कि यार ये चलेगा ये नहीं चलेगा, तो मैं वो चीज़ें खराब कर दूंगा कि so मैं इसको अच्छा करूंगा। people say that whenever there is an if and but in anything what you do, you should not do it. Correct. That is something which I follow. कोई भी चीज़ हो, चाहे आप 100%। सपोज आप अपना कोई घर लेने जा रहे हो और वहाँ पर आपको घर लिया आपने और आपने वहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई हमको ये, उसमें खाली ट्रांजैक्शन में अगर कुछ इधर से उधर हो गया कि नहीं चलता जा रहा है, खींच रहा है, वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। सो दैट इज माय बिलीफ। करेक्ट। आई डोंट नो दैट। नहीं 100%, अगर कोई काम में बार बार कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो शायद नहीं है वो आपके लिए। राइट। बट हाँ, मैं उस सेम, मतलब मैं उस पार्ट पे भी लेकिन यकीन करता हूँ कि जिनसे मिलो ना, मुझे ऐसे मैम लाइफ में ना सबके लिए ना ईजी बन के रहो, कि अगर आप कोई आपसे मिल रहा है या किसी को आपसे काम है ना, तो आपकी वजह से ना उसको 10 काम ना लग जाए उसके। राइट। कि अरे वो आ रहा है तो उसके लिए 10 काम ये करके दो, वो करके दो। मुझे कोशिश है कि मैं जितना ईजी बन पाऊँ ना सबके लिए, तो लोग आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती काम करने की। बहुत अच्छा लगता है, सुनते रहो, लगता है सुनते ही रहो। लेट्स गो बैक नाउ वेयर वर वी वर देयर इन योर प्रोफेशनल जर्नी। नाउ पर्सनल और प्रोफेशनल साथ चल रही है, एंड यू स्टार्टेड डूइंग, आप कविता बोलते थे स्टेज पे जाके, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप कविता भी लिख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उस मतलब आप बॉम्बे आके 2 साल हो गए होंगे तब तक। मैं बॉम्बे बोलती हूँ, मेरे को आदत है पुराना। सो तो उसके बाद आप 22-23 साल, अभी आप 26 के हैं। Sorry, I shouldn't disclose your age. भाई, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। So, after 22 years, how did your life progress? In Bombay, अकेले रह रहे थे, पेरेंट्स आपके गुड़गांव में हैं, तो कोई ऐसा इंसान था आपकी जिंदगी में जैसे हम सोलमेट कहते हैं, कोई जैसे कोई सोलमेट मतलब नॉट नेसेसरी अ गर्ल, सोलमेट इज एनीवन whom you can share anything in the world. You found someone like that? मैं नहीं बताता मैम किसी को। अच्छा, ओके। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तकलीफ़ें लोगों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फ़ायदा उठा लेगा। मुझे ऐसा लगता है यार सब लोग लाइफ में बहुत भाग रहे हैं इधर-उधर टेंशन में, और आप किसी को क्यों अपनी तकलीफ़ें बता के, और आपकी तकलीफ़ें हैं क्या मतलब? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि लाइफ में ना बहुत दुःख है दुनिया में, तो आपके दुखों की बहुत छोटी-छोटी वैल्यू है। तो पहली बात, कभी मत बताओ अपना दुःख किसी को। तो उससे क्या होता है कि क्यों किसी का, वो है कि आप जहाँ जाओ ना सामने वाले का दुःख सुन लो। और ये बोलने वाली बात होती है मैम कि हम किसी का दुःख सुन रहे हैं, सामने वाला हल्का फील हो जाता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता दुनिया में। सामने वाला, आपने मुझे अपनी तकलीफें बता दी और मैंने सुन ली, इंसान अपने आप ठीक होने लगता है, हल्का हो जाता है बस। हल्का हो जाता है बस। और कितनी खूबसूरत बात है ना कि मैं भारी नहीं हुआ उससे। दैट इज द बेस्ट थिंग। और उसमें से भी हम कितना बोले, शायद हमें कल याद भी नहीं रहेगी वो बातें, बट उस प्रोसेस में किसी की जिंदगी थोड़ी सी खूबसूरत हो गई। राइट, सिंपल। वाह, अमेजिंग। 22 से 26 साल की जर्नी,
क्या क्या हुआ आपके साथ? मैंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस किए, मैंने 100 एपिसोड पॉडकास्ट के किए, ठीक है। मैंने अपना इंडिया टूर किया। मैंने ना मैम लाइफ में जब आप छोटे रहते हो ना, अब मुझे लगता है समझ, हम बचपन में बोलते थे ना बड़े सपने देखो, तो मैं ना बीच में गांव गया था, तो मैंने ना जब 2nd 3rd क्लास में था ना, तो मैंने छोटे छोटे सपने लिखे थे अपने कि मुझे ये सिटी जाना है, मुझे इस सिटी में ये करना है। मुझे बचपन में जब नोटबुक्स खोलते थे तो उसमें रहता था ना कि ये सिटीज़ हैं, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, मतलब चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, सूरत, जो भी ऐसे शहर हैं। तो मैंने ऐसा लिखा था मुझे ये सब जगहों पे जाना है। तो जब मेरा लास्ट ईयर इंडिया टूर हुआ, तो मैंने फिर उससे पहले मैं घर गया तो मैंने अपनी वो लिस्ट देखी, तो मैंने बोला यार कि ये जो भी लिस्ट है, गूज़बम्प्स हो गए होंगे। हाँ, कि मैंने कहा यार ये सब तो मेरे साथ हो रहा है लाइफ में। बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं जब आपके इंसान। और मैम टू बी ऑनेस्ट फिर मेरे को ऐसा हुआ कि इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। तो मैंने उस लिस्ट में जो जो शहर लिखे थे कि मुझे यहाँ जाना है, तो मैं उस सारे शहर घूम के आया। और मैं एक दिन शो करता था अपना, बाकी 4 दिन सिर्फ घूमता था उन शहरों में, क्योंकि ये तो मेरे बचपन का सपना था। तो फिर जब सब हो गए, कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार इंसान को बड़ा ही सोचना चाहिए। मुझे अभी बाहर शोज़ करने हैं, मुझे इंडिया के बाहर जाके शोज़ करने हैं। अब मुझे पता है कि मैं इंडिया में कहीं शोज़ करता हूँ तो टिकट्स बिक जाते हैं, छोटे छोटे शोज़ में हर जगह कर सकता हूँ। तो मुझे बाहर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, मैम। शो में होता क्या? आपकी कविताएं मैम, बोलते हैं, आप क्या करते हैं शो में? मेरा एक शो है मैम, रिस्ट वॉच करके। कौन सा नाम है? रिस्ट वॉच। तो मैं Wrist हाथ watch। हाँ, तो मैं हाथ पे घड़ी नहीं पहनता मैम। तो मैंने खुद से ऐसा वादा किया हुआ है कि मैं, और हमारा जब शो शुरू होता है तो जितनी भी ऑडियंस है सबके हम लोग हाथ से वॉचेस हटा देते हैं। तो वो कलेक्ट करते हैं हम लोग, और वो स्टेज पे रहती हैं सारी वॉचेस। और उसके बाद मेरे साथ एक गिटारिस्ट रहता है, और उसमें जो भी कहानियाँ हैं वो शायद शुरू में आपको लगेगी मेरी कहानी है, मेरा उससे मतलब, मैं अगर शो का वाइन लाइनर बताऊँ ना, मुझे कि यार लाइफ आज है, ऐसे लोग अलग हो जाएंगे लाइफ से, ऐसे आपके अपने लोग खुद दोगे आप लाइफ में। तो आज जहाँ घूमना है, जिसके साथ घूमना है, जो करने का मन है, जिसको जो बोलने का मन है, सबको बोल दो, अपना काम आज ही निपटा लो। तो क्योंकि लाइफ का पता नहीं है ना, तो पूरा शोज पे बेस्ड है कि इट्स ऑल अबाउट पोएट्री। नहीं मैम, तो सिर्फ कहानियां हैं, कविताएं, और 1.5 घंटे के शो में 10-12 मिनट पोइट्री। लेट मी नो नेक्स्ट टाइम यू आर हैविंग इट, आई एम 100% गोइंग टू बी देयर 100%। और बहुत ही ऐसे इमोशनल सीन हो जाते हैं, कई बार लोग कुछ भी गिफ्ट कर लेते हैं मुझे अभी ये भुवनेश्वर में था, तो एक आंटी ने मेरे को अपने गोल्ड के वो गिफ्ट कर दिया। तो मैंने कहा आंटी मैं नहीं ले सकता ये, किसी के मतलब कान के कुंडल, मैंने कहा मैं ये नहीं ले सकता। तो फिर हम लोग अगले दिन जगन्नाथ जा रहे थे, तो वो मेरे जेब में ही थे, तो फिर एक आंटी थी बैठी हुई, तो उन्होंने बोला ऐसे प्रसाद वरसाद। मैं क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि किसी का गिफ्ट है ना, गिफ्ट की वैल्यू होती है कि ये दो बस, मुझे ये नहीं चाहिए। तो लाइक उनका जगन्नाथ, मैंने कहा आप रख लो। यू हैव डन 100 shows till now, you said। मैंने 100 से ज़्यादा शोज कर लिए मैम। तो अभी आपका है कि आप बाहर जाके करना चाहते हैं? अब मेरा है कि मुझे इंडिया के बाहर शोज करने हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि जो आप लेके आ रहे हो, they should also experience that। हाँ, अभी मुझे फॉरेन का ऐसा लगता है कि अभी मैं इतना फेमस नहीं हुआ कि मैं बाहर टिकट्स बेच सकता हूँ। अब मुझे पता है कि अभी मैं इंडिया में नॉर्मल सिटीज़ में शो करूँगा, टिकट्स बिक जाएंगी, ट्रैवल निकल जाएगा, अकोमोडेशन निकल जाएगा, और मैं चिल रहूँगा, उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे। सिंपल। हाँ, और लिटरली एक भी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं मुझे। मतलब एक होता है ना, मेरे को होर्डिंग, मुझे कुछ नहीं लगाना, मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है कि मैं शो कर रहा हूँ उस शहर में। और सोचो ना मैम, कितनी प्यारी बात है, लोग अपना टाइम निकाल के आपको देखने आते हैं, आपसे मिलते हैं, और कोई रिश्ता नहीं है उनसे। तो ये होता है बड़ा ऐसा लगता है, मतलब ग्रेटफुल हूँ मैम मैं, कैसे हो रहा है पता नहीं, बट मज़ा आ रहा है। आप एक्टर भी हैं? हाँ मैम, मैंने बहुत 2-3 म्यूजिक वीडियोस किए हैं, आगे भी अच्छे प्रोजेक्ट। अंदर से इनबिल्ट थी कि आपने सीखी कहीं? मैम एक सौरभ सचदेवा सर के हैं, एक्टर स्टूत, मैंने उनसे एक्टिंग सीखी है। और उसके अलावा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मन है वो कविताएं हैं, और मेरा जो शरीर है वो एक्टिंग है। इंस्टाग्राम पे जो आपकी लाइन हाँ, है, जो ये मेरा बायो बना हुआ है अभी, तो वही है कि, और मुझे ऐसा लगता है मैम, अगर आप अच्छी कविताएं लिख सकते हो ना, तो आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो। उसका ऐसा है? रीज़न ये है कि जब कोई इंसान कविताएं लिखता है ना मैम, तो वो इमोशन की बहुत अच्छी समझ होती है उसको अपने। क्योंकि जब आप कोई दुख में कुछ लिख रहे हो, या गुस्से में कुछ लिख रहे हो, किसी भी भाव में आप जब कुछ लिखते हो, तो वो जो इमोशन रहता है ना आपका, वो आप उसको फील करते हो। तो आपको संभालना चाहिए एक्टिंग में। आप बहुत बार ये करता हूँ, जब मैं एक्टिंग मतलब मैं पोइट्रीज लिखता हूँ ना, तो मैं उस टाइम पे इमोशन क्या चल रहा है वो संभाल लेता हूँ कि यार
ये कई सीन में काम आएगा और वो बहुत हेल्प होती है लाइफ में आगे। हर इंसान की एक इंस्पिरेशन होती है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी काम का। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी भी कोई एक इंस्पिरेशन कोई है जिसने मुझे इंस्पायर किया। आपके कौन है वो? मुझे ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे को ना ऐसा लगता है कि किसी एक को क्रेडिट देना ना गलत हो जाएगा। तो मुझे मतलब कि ऐसे ना, और ऐसा नहीं कि बहुत फेमस लोग ही आपको इंस्पायर करते हैं। हमारे ना एक अंकल जी थे, भंडारी अंकल जी, तो ऐसे स्ट्रगल की बात नहीं है कुछ, बट हमारे 2 साल हाँ कितना 2-3 साल हमने घर का रेंट ही नहीं दिया हम लोगों ने, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, और वो अंकल आते थे ना जब लाइफ आते थे तो मम्मी को ये नहीं बोलते थे किराया कब देगी, बोलते बच्चे ठीक है, हालचाल पूछ के जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ में ना अगर मतलब कि पैसों की ज़रूरत सबको होती है, बट उसके बाद भी वो नेचर रखना लाइफ में, एम्पैथी रखना लोगों कि की। सब ठीक है। और कभी नहीं बोला उन्होंने, मेरे स्कूल की फ़ीस होती थी, मेरी 2-2 3-3 साल तक स्कूल की फ़ीस नहीं जाती थी, और जो स्कूल के वो थे ओनर थे तो उनको बोलते कि क्या है तुम्हारे पापा का नाम, तो पापा का नाम बताते, अरे तुम उनके बच्चे हो तो लाइक इनसे फ़ीस मत मांगना अभी, इनको जब देनी हो दे। तो लाइक कि पापा ने जो बनाया कमाया, वो जो कमाया मेरे को वो सीखना है लाइफ में। वो अंकल थे भंडारी अंकल, उन्होंने मेरे को मतलब उनसे जो एम्पैथी आई लाइफ में कि यार कि कितना ही कुछ परेशानी हो उसके बाद भी, और ऐसे नहीं सबको ज़रूरत होती है पैसे लोगों के लिए खड़े रहना, लोगों के लिए खड़े रहना। हाँ, लिटरेचर की बात करो तो मेरे को बहुत कम लोग, वैसे बहुत लोग जानते हैं, आपने सुना कि पूछते हो हाल फ़कीर नगर, एक बहुत प्यारे राइटर हैं पंजाब के, शिव कुमार बटालवी साहब, तो मुझे बहुत पसंद है वो। और मुझे ना एक और है, मुझे बहुत ऐसा पोएट ना लोगों को लगता है कि यार पेन होगा राइटिंग होगा, मुझे बहुत ऐसे कूल रह के, मतलब मुझे ना ऐसे कुर्ता पहन के पोएट जो कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ऐसे फैशन ऐसे एकदम फैशन में रहना है, और मैं तब नॉर्मल इंसान रहते हाँ कि मेरे को पसंद है ऐसे अच्छे से रेडी होना, फैशन में रहना, तो मुझे ऐसा पोएट मुझे ऐसे ही देखना है। और आप देखना शिव कुमार बटालवी साहब को, वो 1930s में उनके आउटफिट्स देखना, मुझे तो क्या बात है, स्मार्ट लगते हैं। हाँ, और बहुत कम लोग जानते हैं उनको। उनकी ये जो गाना है ना इक्कुड़ी इक्कुड़ी, वो उनका ही लिखा हुआ है। उस गाने की बड़ी प्यारी कहानी है, इक्कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है। तो हिमाचल में मेले होते थे तो उनको एक लड़की पसंद आई, तो अगले दिन वो उनको मिली नहीं, कहाँ गई वो वाली बात, तब उन्होंने गाना लिखा था इक्कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है। तो ऐसी कहानियाँ, बहुत सारे गाने लिखे हुए, और उनको लाइक कि उनके लिटरेचर को जलाया गया था। अच्छा, क्योंकि वो इतना प्यार लिख देते थे। अच्छा, तो लोगों को नहीं समझ आया उस टाइम पे। He was ahead of his age. करेक्ट, हाँ, तो मुझे वो बड़े पसंद है। फिर एकदम अगर किसी ने दर्द के बारे में लिखा है तो जॉन एलिया साहब हैं, उन्होंने बहुत ऐसे लिखा कि मतलब है दर्द, ठीक है। और अभी के राइटर्स में मतलब कि अभी के जितने अच्छे राइटर्स हैं, मतलब मेरी एज के, मेरे को निधि करके एक आर्टिस्ट, निधि नरवाल, बड़ी प्यारी कलाकार हैं, वो इंसान भी बहुत अच्छी हैं, तो मुझे बहुत पसंद है निधि। ठीक है, नायाब बहुत अच्छा कर रही हैं अभी के राइटर्स में, नायाब मीदा बहुत अच्छी, मतलब उनसे अच्छी कहानी मुझे नहीं लगता कोई सुनाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए जहाँ सारे पोएट्स हों और आपने बात करी हो, वो फीलिंग है आपने करा है कभी? एक दोस्त है हमारे रजत सूद करके, तो लाफ्टर चैलेंज के विनर हैं, तो उनको बड़ा, तो हम उनके घर में हाउस पार्टी करते हैं, तो सारे पोएट्स बैठते हैं और हम मिलकर डिस्कस करते हैं कि सबसे गंदा शो किसने किया है। नहीं, नॉट इनफॉर्मली बट फॉर्मली। मैं ऐसे नहीं, कभी स्टेज पे जैसे होते हैं ना कि बैठा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे पोएट्स के साथ किए मैंने शो, जैसे तो अच्छा लगता है वो कि अकेला करना अच्छा लगता है लोगों के ऑडियंस के साथ बात सच्ची बोलूं मैं, मेरे को मतलब कि मुझे सब बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को है वो लालच की अगर लोग आए हैं ना, मुझे देखने आए लोग, स्टेज है, मेरा स्टेज है, मैं ये करूँ। हाँ, जब सब लोग रहते तो भी अच्छा लगता है मुझे, पर मुझे वो ज़्यादा पसंद है कि मेरा शो है, मेरी वजह से लोग आए हैं, मेरी वजह से खैर क्या ही होता है, बट आपके आर्ट फॉर्म की वजह से लोग आए हैं, तो मुझे आर्ट की वजह से। हाँ, इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ हासिल किया, घमंड नहीं आया? मैम क्या हासिल किया है, मतलब कमाल है। इतना तो नॉर्मली पीपल कम टू मुंबई, जैसे आपकी बात कर रहे थे हम लोग, मतलब आपने बताया कि लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनको 10-10 20-20 साल लग जाते हैं, किसी को 15 साल, और जो नहीं भी स्ट्रगल करते उनको भी उतना ही टाइम लगता है, बट यू हैव अचीव्ड अ लॉट बाय योर आर्ट, बाय ब्लेसिंग्स, एंड यू नो बिकॉज ऑफ योर नेचर। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं आता कि ओ आई एम द ग्रेट पर्सन? मुझसे आप मेरा डर पूछोगे ना लाइफ में,
तो मेरा लाइफ का डर ही यही है कि किसी दिन ना मैं लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा कर लूँगा और मेरे आसपास के जो लोग हैं वो तो मुझे बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो मुझे रखेंगे वाले दिव्यांश भाई ऐसे, दिव्यांश भाई वैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ना आपके पास जब सब आपकी तारीफ करने लगेंगे तो फिर आपके पास एक गुरूर आएगा। और नेचर का एक सिस्टम है मैम कि एक बड़ा आदमी बनेगा, उसको गुरूर आएगा, वो आर्टिस्ट बड़ा बनेगा, गुरु आएगा, उसके बाद उसका डाउनफॉल आएगा, फिर कोई और आएगा। और ऐसी नेचर चलता है। और इस इंसान के पास गुरूर नहीं आएगा तो उसके अगला आर्टिस्ट बड़ा नहीं होगा। ये एक फॉर्म है, कोई रिटायरमेंट लेगा तभी कोई नया आएगा। तो मुझे यही लगता है कि मुझे कल के दिन मेरे साथ लाइफ में ये नहीं होना चाहिए कि एक डर है मुझे कि जब मैं बहुत कुछ हासिल कर लूंगा ना तो सब आसपास के लोग अगर मेरे को सब ये बोलेंगे तू बहुत अच्छा करता है, रखना चाहिए। तो मुझे तो मुझे ऐसे लोग रखने बहुत पसंद है जो मुझे मेरी औकात बता के रखें। Right. Wanted to ask you that only. Now, where do you see yourself growing? अभी तो मैं ये बोलूँगी 5 साल बाद 10 साल बाद ये सब नहीं होता, ये तो नॉर्मल HR क्वेश्चंस होते हैं जब आप कंपनी में काम करते हो। आपने अपने लिए कोई एक रोड पाथ देखा होगा दिव्यांश? मैम मुझे ना टू बी ऑनेस्ट पहाड़ों पे रहना है और मेरे को पहाड़ों पे घर, मेरे को अपना ही घर जो है उसको ऐसे फार्म हाउस बनाना है और वहाँ पे पूरी 5 स्टार एमिनिटीज भरनी है। और उसके बाद मुझे मेरी दुनिया में मुझे जितने लोग मिले, आप मिले हो, मुझे जितने भी दुनिया में अच्छे लोग मिले ना, सबको बुलाना है, वहाँ बैठना है, उनके साथ एंजॉय करने लाइफ। उसके साथ साथ बहुत बड़ी बात बोलूँगा मैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा ना, पद्मश्री मुझे बहुत ऐसे आसानी से मिल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी, बट मुझे है मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ना मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम है। आपका आर्ट फॉर्म इतना अच्छा है, डेफिनेटली हो आपको तो। हाँ वो मतलब मेरे को ये बोलेगा ना कि मेरे को लगता है ये बहुत आसान काम है लाइफ में एकदम। ठीक है, हाँ आप किसी को एकदम ईगो आगे इसको तो नहीं देना, तो बट मुझे पता मिल से ज्यादा मुझे लगता है जितने लोगों के दिल आप छुएंगे वो ज्यादा, वही सबसे ज्यादा पद्मश्री है मेरे लिए तो। बट हाँ बट स्टिल मेरे को है मतलब कि मुझे पता है मैम कि लोग एक दिन जब मैं मुंबई में, लोग मुझे पहचान, मुझे ना बड़ा मन है मैं मुंबई में ना मुझे घर बनाना है अपना, मुझे फ्लैट नहीं लेना, मुझे विला बनाना है अपना और उसके बाहर ना मुझे एक नल लगाना है लिटरली। और फिर जितने लोग उस घर के आसपास से निकलेंगे ना सबको वहाँ फ्री में पानी रहेगा एकदम मेरे को, और जो पानी मैं खुद पीऊँगा मुझे वैसा सा ही पानी उनके लिए रखना है। तो मुझे मुंबई में अपना एक विला बनाना है, उसमें नल लगाना है और घर के बाहर, और सबको ऐसे पानी पिलाना है। बहुत छोटी सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि, तो ऐसे छोटे छोटे सपने। और पहाड़ों पे रहना है तो सबको, जितने मेरी जिंदगी में लोग हैं सबको पहाड़ों पे बुला के उनको अपने पास रखना है। तथास्तु। हाँ। और अभी मैं आपसे वो सवाल पूछती हूँ जो मैं हमेशा अपने गेस्ट से पूछती हूँ, वो मैं शुरू में पूछती थी लेकिन आपसे पता नहीं वो मिस हो गया कोई बात नहीं। दिव्यांश कौन है? मैंने ऐसे कुछ लिखा था कि एक बार कि अपने बारे में इतना कहना है मुझे, मिट्टी का आदमी हूँ, मिट्टी का रहना है मुझे। क्या बात है, क्या बात, मानना। और आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो बडिंग आर्टिस्ट हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे जिनमें वो ज़ील है इस वक्त कि मैं ये करना चाहता हूँ और वो सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? मैम मुझे ऐसा लगता है मतलब जो मैंने भी लाइफ में फॉलो किया है और जो बहुत सिंपल है कि आपका दिन खराब हो, आपका दिन अच्छा हो, आपके साथ बहुत बुरा हो, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ हो, आपको सुबह उठना है, काम करना है, ठीक है, और आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया तो भी उठो, काम करो, और ऐसी दुनिया चलती है। अचीवमेंट, अच्छा होना, खराब होना, ये सब रास्ते हैं लाइफ में, चलते रहते थोड़े बहुत, बट इंसान को सुबह उठ के, इंसान पैदा हुआ है काम करने के लिए, तो वो जो भी काम कर रहा है उसको बड़े शिद्दत से करे और मज़ेदार तरीके से करे कि मज़ा आने चाहिए उसको काम करते हुए। और ऐसा नहीं लाइफ में ना मैम, आप देखना कई बार ना, ऐसे नहीं किसी का काम बड़ा छोटा है, बट आप कई बार ना एक ऑटो वाले के पास भी बैठते हो ना, वो आपको इतना एंजॉय करा देता है ना लाइफ के बारे में। तो वो ये कि जहाँ भी रहो अपना काम बहुत डेडिकेटेड करके और पैशनेटली करो, और उसके साथ साथ आपके आसपास जो लोग मिल रहे हैं आपको, उनको बहुत अच्छा महसूस कराओ। तो काम करना है, और वही है कि जो भी बड़े राइटर्स हैं, बडिंग राइटर्स हैं, जो भी हैं, बड़े छोटे, सबके लिए यही है कि सुबह उठो, काम करो बस। वाओ, यस, पीपल शुड डू दैट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग व्हाट यू आर मैं सेइंग। बहुत लंबी ज्ञान की बातें दे सकता हूँ मैम कि ये करो वो करो, बट मेरे को पता है वो सिंपल ही चीज हाँ, होती है। अच्छे कोट्स बना सकता हूँ मैं कि ये करना चाहिए लाइफ में, पर जो सिंपल है ना वो ये है। अब मैं थोड़ी सेल्फिश होने जा रही हूँ, हमारे डॉग डायरीज के लिए कुछ पंक्तियां बोलेंगे? डॉग डायरीज के लिए मैम कि
आज गुमनाम है कल मुकाम होगा, आज गुमनाम है कल मुकाम होगा, देखना इस शहर में एक दिन आपका भी नाम होगा। तो वही है कि आप बहुत टचवुड। बहुत शुक्रिया, इतने प्यारा विश दिया है आपने। इसी बात पे हमारे शो में जो आते हैं, अब आप तो मतलब कहते ना कि आपको तो मैं चाहती नहीं कि शो खत्म हो आपके साथ नहीं, मुझे बातें करते बहुत रहो अच्छा तो लग रहा है, आप बहुत प्यारे इंसान हो, और एक होता है ना इन बातें चलती रहती हैं। बट और हमको शो मतलब कहते हैं ना खत्म होता ही है, क्योंकि हाँ, लाइफ में मजबूरी कन्वर्सेशन, है, करेक्ट, मजबूरी नहीं, आगे चल के एक चीज खत्म होगी तो दूसरी दूसरी आई, बढ़ेगी। करेक्ट सो मैम। फॉर मी ऑल्सो द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। हम तो चाहेंगे कि आप हमारे साथ जिंदगी भर जुड़े रहेंगे, और जुड़ेंगे यार, 100% मैम। लेकिन छोटा सा फार्म तोहफा हाउस में हमारी बुला रहे हैं ना तरफ। आपको उत्तराखंड हाँ वाले। बिल्कुल, फार्म हाउस में तो मैं आऊंगी हाँ, छोटा सा एक वही, हमारे लिए ट्रॉफी होती है, क्यों, जो हमारे यहाँ आते हैं उनको हम एक बेबी ट्रॉफी जरूर देते हैं कि यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड दिस इज फॉर यू थैंक दिव्यांश। यू सो मच मैम। You have many trophies on your shelf, and this is one small trophy which will make you remember that कि आप really मतलब हमारे शो पे जो आता है ना, वो really बहुत अच्छा इंसान होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है, and you are one of them. मैं सच्ची बोलूं, लाइफ में ना आप कुछ भी अचीव कर लो, आपको ट्रॉफी मिलती है ना, आपको अच्छा ही लगता है। तो ये बात तो 100% है, चाहे कोई भी एज पे हो, है ना? हाँ, बहुत क्यूट सा मोमेंट है ये। Right. और So, डॉग डायरीज मैम, टचवुड, वही है कि सबसे बड़ी बात पता है कि इंसान की नीयत बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे जितना मिला हूँ, मैं आपको जितना, वो है कि आपकी नीयत बहुत अच्छी है आपका काम के लिए। तो टचवुड काम करते रहना है, और आप भी एक दिन मतलब वही है कि मुझसे भी ज़्यादा फेमस हो जाओ भगवान जैसे आप, वही, और काम करते रहना मैम बस। और सबसे बड़ी बात है, मैं 20 साल का हूँ, और मतलब मैंने 20 साल में काम, वैसे मैं 20 साल का ही लगता हूँ। हाँ, yes, मैंने you are still at sweet 16, Correct. not even 20. पर मैंने 20 साल में चीज़ें शुरू की हैं, और मुझे लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बट जब मैं आपको देखता हूँ तो आप मेरे लिए ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि एक उम्र में आके लाइफ में काम करना और बहुत सारी चीज़ें छोड़ के, मतलब एक डॉक्टर को अपना करियर चेंज करने के एज में, वो बहुत बड़ी बात है। और आप अपने आप को, कई बार आपको लगता होगा यार मैं लाइफ में सही नहीं कर रही हूँ, या मैं टेंशन में, नॉर्मल है। बट आप याद रखना, आप मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। और बस कभी कभी ये होता है कि हाँ, आपकी कहानी शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी, बट जिनको भी पता होगी वो कहानी आपकी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ही बड़ी है। तो ये इतना अच्छा बोलोगे ना तो सारी दुआएं आप ही के लिए। नहीं, मैं और एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, जो भी हमारे शो पे आता है, बहुत सारे उनको गिफ्ट हम, दिख रहे हैं मैम। कोई चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। इट्स जस्ट अ मोमेंटो, दिस इज फॉर यू, आई विल जस्ट गिव यू द रिमेनिंग वन, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डॉग डायरीज एंड शेयरिंग योर स्टोरी। इतनी अच्छी स्टोरी है कि मतलब कहते हैं ना, टू बी कंटिन्यूड। अभी ना मैं एकदम खुश हूँ, मतलब मुझे ना, मैं हूँ तो बच्चा ही, मैं द मोमेंट में घर जाऊंगा, मैं सबसे पहले कपड़े भी चेंज नहीं करूंगा, मैं उनको क्या बिल्कुल खोल के मुझे जरूर तो बताना वही है कैसा कि लगा मैं आपको। स्टोरी जरूर देखूंगा एक बार खोल के, कि सब स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ। जी, और एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के थैंक लिए। यू सो मच मैम, आपने मुझे बुलाया, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। टू बी ऑनेस्ट कि मुझे भी आपसे मिलना था, ऐसा नहीं है कि द मोमेंट मेरे को आपकी कहानी पता लगी, मुझे भी आपसे मिलना था। बहुत अच्छा हाँ, लगा, थैंक यू सो मच। और जो लोग भी देख रहे हैं तो सब ऐसे डिमांड करना कि मैम की कहानी भी दुनिया तक पहुँचे, तो एक बार आप ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, आज का एपिसोड मतलब इट वाज वेरी डिफरेंट देन आवर अदर एपिसोड्स, क्योंकि मैं उस बच्चे से बात कर रही हूँ जो मुझसे आधा उम्र का है लेकिन ज्ञान में मुझसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में बात करते हैं, एंड दिल से बात करते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, एंड यू नो, even though he is blessed, but he has no pride in that. So, and he teaches us one very important thing. Actually, not one, two important things. One is being a very good human being. Second is never give up. Keep doing your work. So, guys, please share your love on this episode and all our other episodes, and keep watching for more. क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर हर महादेव।